हेलो एवरीवन। सक्सेस मैटर में आज हम बात करेंगे 5 पत्र एक कहानी है उस पर, जिसके लेखक मिस्टर झा हैं। अभी देखिए, इस कहानी में हम विभिन्न प्रकार की जो इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। उसमें उनका जो ये प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 पत्र जो है उस कहानी का जीवन दर्शन बताइए। ठीक है, तो हरिमोहन झा जी हैं, उनकी कविता है और उन्होंने बड़े ही खूबसूरत ढंग से इस कहानी को लिखा है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे जीवन हैं उसमें किस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं, जिसकी वजह से हमारे आपसी बहुत क्लोज, इवन पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वो भी क्या होते हैं, बदलने शुरू हो जाते हैं। जो माँ कभी बहुत आदर्श माँ हुआ करती थी, बहुत अच्छी माँ हुआ करती थी, वो कहानी के खत्म होते होते कुमाता बन जाती। वहीं पे जो पुत्र कुपुत्र होता है वो कहानी के अंत में एक आदर्श बेटा के रूप में संबोधित किया जाता है ना। और कैसे एक पति जो अपनी पत्नी की एक झलक के लिए तरसता था, वही उसकी चिता को एक लकड़ी देने के लिए भी नहीं अंत में नहीं आता या फिर नहीं आना चाहता, उसमें भी वो जो आने जाने का खर्चा है उसका व्याख्यान कर देता है। तो किस प्रकार ये कहानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ें। मेरा मेन मोटिव है इस कहानी को उस पर वीडियो बनाना, ताकि आप ना अगर एग्ज़ाम में, जैसे इस साल का जब एग्ज़ाम है उसमें क्या है कि एक एग्ज़ाम है, उसके बाद ना MSD 12 का, MSD 11 के एग्ज़ाम है, उसके बाद नेक्स्ट डे ही MSD 12 का एग्ज़ाम है, मतलब विदाउट गैप एग्ज़ाम है। तो एक दिन में आपको इस पूरी बुक को ख़त्म करना है, इसकी सारी कहानियों को ख़त्म करना है। तो ऐसे में सभी वेरी इंपॉर्टेंट जो कहानियां हैं और जिनका एक एक या दो दो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसको कवर करना चाहती हूँ, ताकि एक ही दिन में आप सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें। क्योंकि इग्नू के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 पत्र का जीवन दर्शन प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई भी छुट्टी नहीं है, तो एक दिन में पूरी बुक को या सभी चैप्टर्स को कवर करने में ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये कहानी जो है सामाजिक यथार्थ की वास्तविकता को दर्शाती है, प्रतिबिंबित करती है। और फिर उसमें जीवन जगत में जैविक क्रियाओं का समर्थन भी जुटाए रखता है और व्यक्ति किस प्रकार उससे संघर्ष करता रहता है, कैसे उसके जो सामाजिक रिश्ते हैं उसमें बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। ठीक है, हरिमोहन झा जो है उसके रचनाकार हैं और वो कहते हैं किस प्रकार जो दिग्विजयी और कालजयी हो पाए हैं। मतलब वो जो इस कहानी में उनका जो मुख्य उद्देश्य जो बताना चाहते हैं वो जीवन दृष्टि और सामाजिक यथार्थ की समझ उन्हें बहुत बेहतर तरीके से इसीलिए ये कहानी को उन्होंने किस प्रकार रूपायित किया है अपनी कल्पनाओं को। देखिए, नवविवाहित पत्नी है उन्हें ये 40 साल में 5 पत्र लिखते हैं और उन्हीं 5 पत्रों में किस प्रकार उनका जो संबोधन होता है उसे वो कैसे बदलता जाता है। एक पत्र जब वो दरभंगा में लिखा गया है, जहाँ पर कथानायक जो है छात्र जीवन बिता रहे हैं और जो इसके मुख्य जो पात्र हैं कथानायक जो कहानी पूरी लिखते हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार वो मतलब वो पत्र वहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें आचार्य शिक्षा की तैयारी भी कर रहे होते हैं, मतलब एक टीचर के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं। और 3 पत्र वो अपनी पत्नी को तब लिखते हैं जब हथुआ संस्कृत विद्यालय में वो नौकरी कर रहे होते हैं, और अंतिम पत्र वो बेटे को लिखते हैं जब वो काशी में होते हैं, है ना। तो जीवन का शेष भाग जो है उसमें दिखाई देता है किंचित वैराग्य, किंचित चिंता, किंचित आत्मकेंद्रिता, और किस प्रकार वो बिता रहे हैं, किस प्रकार जो है
शादी के बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, इनकी जो जीवन होता है सबकी ज़रूरतें पूरा करने में ही बीत जाता है। अपने पिछले पत्र में जिस पूत को कपूत कहा था उसे सपूत होने का खिताब दे रहे थे। अपनी जीवन संगनी जिसको पिछले पत्र में उन्हें मातृत्व की प्रतिमूर्ति कहा, उसे पूरे जीवन की दुखदायिनी, मातृत्व विहीन, कुचेष्ट स्त्री आदि बना दिया गया। यहाँ तक कि जिसकी मोहनी मूरत देखने के पल पल लाइत रहते थे, उसे रोज नामचे से कटौती करते हुए उसके लिए 40 वर्ष पूर्व चंद्रहार बनाया गया था। उसकी शव यात्रा तक पर शामिल नहीं होने का बहाना वो गढ़ने लगे थे। जिस स्त्री ने उसकी संपूर्ण गृहस्थी मतलब को संभाला था और बिना उल्हाने दिए, बिना उपालंब दिए उसकी प्रतीक्षा में पूरा जीवन बिताया था, उसे अब उसकी जो रुग्ण अवस्था, अब जब वो बीमार हो गई है और लगभग कुछ ही दिन बचे हैं उसके जीवन के, तो उससे मिलने के लिए भी वो ये बहाना बना रहे हैं कि काशी से वहाँ आने में 30 से 40 रुपए का खर्च हो जाएगा, जो कि बेकार है। तो किस प्रकार क्या होते हैं, ये कहानी जो है दो बातों को मुख्यतः बताती कि एक तरफ तो मध्यवर्गीय नागरिक के गृहस्थ जीवन में प्रेम की ऊष्मा के बदलते अनुपात, अनुराग के स्तर को रेखांकित किया गया है। जीवन रस की तरलता के बहाव को धीरे धीरे शिथिल होते दिखाई देता है। मतलब किस प्रकार जो है जीवन का रस है वो धीरे धीरे शिथिल होना शुरू हो जाता है और एक ऐसे अंत पे आके खत्म हो जाता है जहाँ पे कोई रस नहीं बचता है। दूसरी तरफ जो है मिथिला की जो स्त्री जीवन, उसकी निशक्त निष्ठा से बिना उपालम के साथ जो इतना काम करती है, अंत में उसे क्या परिणाम मिलता है उसकी ओर मुखरित करती है ये कहानी। इस कहानी का क्षेत्र दरभंगा छात्रावास, हथुआ संस्कृत विद्यालय और काशी और कथानायक का गांव होने के बावजूद वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र सर्वत्र है। मतलब हमें इस प्रकार की जो कहानियां हैं, इस प्रकार की जो क्योंकि ये कहानी वास्तविक कहानी है, ऐसा मात्र सिर्फ इस कहानी में नहीं है, वास्तविक जीवन में भी आप ऐसा देख सकते हैं कि जब पुरुष बाहर शहरी क्षेत्रों में कमाने के लिए चला जाता है तो उसके बाद वो लगभग वहीं का होकर रह जाता है और जो स्त्री होती है वो गृहस्थी को संभालते संभालते लगभग उनके संबंध सिर्फ इतने बच जाते हैं कि बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते करते वो खत्म हो जाती है। इसी तरह जो ये कथानायक है उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है और अंत तक में ये हमें पता चल जाता है कि उनका जो बेटा है उसकी भी शादी हो चुकी है और उनकी बहू है, ठीक है। और एक बेटी की शादी हो चुकी, दूसरी बेटी की शादी की चिंता उनके मन में रहती है। वहीं पे पत्नी उन्हें बताती है कि किस पे घर घर में चावल ख़त्म हो गए हैं और शादी के नई जब नवविवाहित थी तो उन्होंने एक हार बनवा के दिया था जो भी गिरवी पड़ा हुआ है ना। तो और जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले रखा है, तो इस प्रकार ना वो पूरी तरह कर्ज में डूबे हुए हैं। कौशल का योगदान पाकर कहानी पूरी तरह लोक जीवन के पूरे फलक में फैल गई है। देश, दिक्, काल, पात्र की संकुचित सीमा त्याग कर यह व्यक्तिवाचक से समूहवाचक हो गई है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ऐसी अनेक कहानियाँ हमें समाज में देखने को मिल सकती हैं। ये किसी एक क्षेत्र विशेष की कहानी हमें नहीं देखती है ना। स्त्री चेतना की दृष्टि से अगर इस कहानी को देखा जाए तो स्त्री स्वर का कोई भी प्रतिरोध मुखर रूप दर्ज नहीं हुआ है। जो भी कहानियाँ पूरी तरह हमें जो कथानायक है उसी के माध्यम से पता चलती है। हरि मोहन झा संपूर्ण रचना संसार में स्त्री दशा का चित्र ही ऐसा खींचा गया है जिसमें प्रतीत होता है कि मानवीयता का कोई सूत्र कहीं समाज में बचा हुआ है तो वह स्त्री जीवन की इसी निरासक्त निष्ठा के कारण बचा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्त्री का जो पक्ष है वो कहीं भी दर्शाया नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ कथानायक के माध्यम से ही पूरी कहानी हमें पता चलती है। इस कथा की नायिका पूरी कहानी में अनुपस्थित रहती है, पर सच्चाई है कि वे कहानी की रग रग में समाई हुई है, प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं होती है, उसमें कहानी में उपस्थित नहीं होती है। यह वह नायिका कथानायक देवकृष्ण की पहले वो पत्र में उसे प्रेतमे कहता है, फिर राधा रानी कहता है, फिर प्राणेश्वरी कहता है, फिर हृदयेश्वरी कहता है, किस तरह धीरे धीरे फिर वो कुमाता में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे ऐसे संबोधन के लिए वो शब्द उसके लिए यूज करता है, उसकी
पड़ताल नायिका के चरित्र चित्रण से नहीं, उस दौर के नागरिक जीवन की पत्ती से भी की जा सकती है। इस बात की पूरी सुविधा कथा जो कार हैं सुबुद्ध पाठकों को इस कहानी में अलग अलग से कसाई किए बगैर दी है। यानी कि इसमें क्या है कि कथानायक है बड़ी वाक्चतुरता और अपने लेखन कौशल के माध्यम से रचनाकार की जीवन दृष्टि, वीक्षण पद्धति और रचना शैली उस रचना को औरों से भिन्न बनाती है। मतलब उसकी जो रचना कौशल है वो बाकी रचनाओं से उसको भिन्न बनाती है। इस कहानी में हरिमोहन झा ने गृहस्थ जीवन के जिस यथार्थ को सामने रखा है वह कोई ऐसा भी नहीं कि कोई आकाश कुसुम उतर लाए। वह बहुत ही सहज सरल सुपरिचित यथार्थ को हमारे सामने लाते हैं। बिल्कुल ऐसी आम कहानी पर उस यथार्थ को पाठकों को परिचित कराने के लिए उन्होंने जैसे प्रसंग और शिल्प की रचना की है। वह प्रसंग और शिल्प उस यथार्थ के को धारदार बनाता है। पुरुष अपने ही गिरेबान को झांकने को तत्पर होता है। बेसिकली जो है क्या बोलते हैं इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी बता दी गई हैं। जैसे जो युवावस्था में सहज रूप से जो नायक होता है उसे प्रेम होता है, प्रणय शक्ति होती है, मिलन की इच्छा भी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठोर था। पत्नी की 4 पंक्तियों की चिट्ठी पर 400 बार पढ़कर वो तृप्ति नहीं पाता है, उसे बार बार पढ़ता है, उसे विरह में मिलने के लिए आकुल रहता है। बहुत दिन बाद आपका पत्र पाकर आनंद हुआ, ऐसी बातें कहता है वो। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उनके संबंधों में ऐसा खटास आ जाती है ना। और बाकी ये चीज़ें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लिखना है, उसमें बहुत सटीक सी चीज़ें लिखनी है। जो इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट कर देना, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 संतान का पिता हो गया, एक स्कूल का अध्यापक हो गया, वृद्ध माँ का दायित्व उन पर आ गया, अल्प और वेतन भी कम हो गया, अत्यधिक दायित्व के कारण यथा अर्थभाव से ग्रस्त हो गया, मतलब कर्ज से ग्रस्त हो चुका था। नौकरी, पारिवारिक, सामाजिक दायित्व की चक्की में अनुराग में घुन किस तरह पिसता है, बिल्कुल वैसी स्थिति उनकी हो गई थी। उसका अनुभव इस दौर के हर एक मध्यम वर्गीय मैथिली ग्रस्त देश के अन्य भूभाग के ग्रस्त को रहता है, पर उसका इस तरह विश्लेषण करना सबके वश की बात नहीं है। देव की पत्नी आखिरकार इतना सब क्यों सह रही थी? क्योंकि वह केवल देवकृष्ण की नवविवाहित हृदयेश्वरी नहीं रह गई थी, वह 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी और उसकी विधवा जो सास थी उसकी बहू हो गई थी। पूरे समाज में माँ, बहू और पत्नी की गरिमा और गृहस्थनी का धर्म कौशल उसे मालूम था और दायित्व निर्वाह में वो तमाम सुख सौरभ को त्याग चुकी थी। पहले पत्र में देवकृष्ण और उसकी प्राणेश्वरी जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र थी, दोनों एक दूसरे के लिए न्यौछावर होते थे। फिर उसके बाद उनकी संतानें आ गए, स्त्री का प्यार बट गया, स्वभावतः वे प्यार पति के हिस्से से कटता हुआ संतान के लालन पोषण में चला गया। दायित्व और जो पति को दायित्व बोध पत्नी ही कराती है और स्वाधीन रहने के अभ्यासी बैल के कंधे पर जब पहली बार जुआ रखा जाता है तब वह प्रारंभ में गुदगुदी और बाद में बेचैनी महसूस होती है। कृष्णदेव उसके जैसे तमाम गृहस्थ का यही हाल होता है। यानी सिर्फ एक बात कृष्णदेव की नहीं है बल्कि सभी जो गृहस्थ लोग होते हैं, हालांकि हमें ऐसा देखने को मिलता है। प्रेम की ऊष्मा के साथ शुरू हुई गृहस्थ जीवन की कथा में विरक्त परिणति जीवन के यथार्थ को इस तरह रेखांकित करती है। अब यहाँ यथार्थ के दार्शनिक पृष्ठाधार सामाजिक युक्तियों को सूक्ष्मता से दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मनुष्य का जीवन हर समय वैसा नहीं हो पाता जैसा वह इच्छा करता है। पूरे जीवन व्यवधानों से भरा रहता है, उसमें टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हर प्रसंग में कोई ना कोई समझौता करना ही पड़ता है। कभी प्रेम के निर्बंध उमंग उल्लास में समझौता, कभी दाम्पत्य जीवन के सुख सौरभ में समझौता, कभी दायित्व निर्वाह में समझौता, यहाँ तक कि जीवन के कुछ बचे खुचे हिस्सों को बिताकर अंतिम यात्रा को मनवांछित ढंग से पूरा करने में भी उससे समझौता करना पड़ता है।
लाइफ की लास्ट स्टेज में समझौते के इस तूफान से टकरा टकरा कर हर मनुष्य विरक्त हो जाता है, सारे विवेक को ताक पर रखकर परिस्थिति का दास हो जाता है। इस कहानी का कथानायक ना तो कोई फरेबी है, व्यभिचारी है, बल्कि वो समय की परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया। कायदे से देखें तो पूरा जीवन परिवार से अलग रहकर उसने खुद अपने जीवन में क्या बोलते हैं अपने जो सुख सुविधा उसको होम कर दिया था, है ना। तो इस प्रकार जो है वो किस प्रकार पूरी कहानी को बैलेंस करते हुए झाजी चलते हैं और किस प्रकार इस बड़े ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने सिर्फ ये दो एक दाम्पत्य जीवन के ही बारे में ही नहीं बताया, बल्कि ये सभी जो आम जनता होती है, ग्रस्त जीवन होता है, उन सभी की कहानियों को ये बयां करती है। ये कहानी उनके जीवन को यथार्थ को बयां करती है। तो इस प्रकार हमें इसमें जीवन दर्शन देखने को मिलता है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके 98% चांसेस हैं। Thank you.